हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब एग्जाम्स में कुछ ही दिन रह गए हैं। इंस्पिरा पे चल रहा है कंप्लीट रिवीजन बैच। आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके ज़्यादा आउटपुट के लिए बहुत सारे सेशंस हमने कंप्लीट रिवीजन के ले लिए हैं। ये हमारा सेशन मॉडर्न हिस्ट्री को है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन से हम चलते हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय। ऑप्शंस क्या है हमारे? डिएज, वास्को डिगामा, अल्मेडा और एल्ब्यूकर्की। क्या होगा आंसर हमारा? अल्मेडा। अगर अल्मेडा के बारे में जाने तो 1500, एक मिनट, 1505 से 1509 ये इनका वाइसरॉय का पीरियड था जब ये पोर्तुगीज के गवर्नर थे। ठीक है। और जो अल्मेडा सब चीज सबसे ज्यादा जिसके लिए फेमस है वो है इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी, थ्रू विच इन्होंने नेवल सुपेरियोरिटी को प्रूव किया कि पोर्तुगीज कितने सुपेरियर हैं नेवी में। इसको इनने प्रूव किया, सुपेरियोरिटी। ओके, ठीक है। तो आंसर क्या गया हमारा? अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर्स टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पोर्तुगीज कंट्री। अब ये सारे विजिटर्स के नाम हैं। हमसे कह रहा है कि इनमें से पोर्तुगीज कौन नहीं है। ठीक, बारबोसा पोर्तुगीज ही थे। डोमिंगो पेस के बारे में हमने मेडिवल हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन अभी हमने लास्ट सेशन में किया था। तो हमने पढ़ा था कि डोमिंगो पेस एक पोर्तुगीज किसके टाइम में आए थे? कृष्णदेव राय के टाइम में। कृष्णदेव राय। क्योंकि हमने लास्ट सेशन ही लिया है इसलिए मैं इसको आपको रिकॉल करा दूं। पीटर मुंडी फर्निंडो न्यूनेज। न्यूनेज भी कृष्णदेव राय के टाइम पे ही आए थे। ही वाज आल्सो अ पोर्तुगीज। पीटर मुंडी ब्रिटिश थे। ब्रिटिश किसके टाइम आए थे ये? शाहजहां के टाइम। मुगल एम्परर शाहजहां। तुम्हारा आंसर क्या गया? पीटर मुंडी। ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। सारे ट्रेवलर्स का नाम दिया है और उसके कंट्री को बता रहे हैं कि एक्सप्लोरर और बर्थ प्लेस को मैच करिए। तो देखें तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? इटली के। जैकस कार्टियर, जैकस कार्टियर थे फ्रांस से। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के थे और फर्डिनांड मैगलेन पोर्तुगल से थे। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक, ये ध्यान रखेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से बिलोंग करते थे? इटली से। एक दो नाम भी अगर हम याद रख लें, जैसे कोलंबस वाज फ्रॉम इटली एंड फर्डिनांड मैगलेन वाज फ्रॉम फ्रांस, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक। हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। अब यूरोपियंस पूछ रहे हैं कि ट्रेड के लिए सबसे पहले कौन सा यूरोपियन आए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज। तो एक बार सीक्वेंस देख लें कि पहले आए पोर्तुगीज। इनिशियल्स ही लिखते हैं हम, पी फॉर पोर्तुगीज। इसके बाद कौन आए थे? पोर्तुगीज के बाद आए थे डच। डच के बाद आए थे फ्रेंच। फ्रेंच के बाद आए थे डेन्स। और डेन्स के बाद कौन आए थे? सॉरी, फ्रेंच के बाद आए थे पीडीई, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आए थे डेंस और डेंस के बाद आए थे फ्रेंच। दिस वर द सीक्वेंस। और फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे और सबसे पहले भी फ्रेंच ही निकले थे। ठीक है। द फर्स्ट, द लास्ट टू कम एंड द फर्स्ट टू लीव, फ्रेंच के बारे में ऐसा कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। द डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश। किसने यूज किया था हुगली को एज अ बेस? पोर्तुगीज। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। अब हमसे पूछ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। द डच established their factories, warehouses on the east coast and lands granted to them by गजपति रूलर्स। ये गजपति रूलर्स से नहीं लिया था, किससे लिया था? पोर्तुगीज से लिया था, इसलिए ये गलत हो गया। अल्फोंसो डी एल्बुकर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। दिस इज ट्रू। द एल्बुकर्की कौन थे? अल्मेडा के बाद जो पुर्तगाल के गवर्नर थे वो कौन थे? एल्बुकर्की। पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया।
The English India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of Vijayanagar Empire. ये भी true है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा B. The secret of success of East India Company in India was. East India Company के secrets पूछ रहे हैं कि why it was successful. जैसे हर success का secret पूछा जाता है. The absence of nationalism in India, the company army received western training and they had modern arms, ये भी सही है. Indian soldiers lacked fidelity, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service. सही बात है, तीनों ही रीजन सही हैं. एक तो नेशनलिटी की कमी थी, यूनिटी नहीं थी हमारे अंदर, आपस में राजा ही लड़ रहे थे शासन के लिए. दूसरा कि जिसको भी ज्यादा पे कर दो, पैसों की जरूरत थी, तो जिसको जितना पेमेंट दे दो वो सर्व करने को तैयार हो जाते थे. ऑल ऑफ द थ्री विल बी द आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन. अभी अभी हमने मेडिवल खत्म किया है, उसमें भी ये क्वेश्चन देखा था मेडिवल के कंप्लीट रिवीजन सीरीज में कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, तो उस टाइम भारत में किसका शासन था? हु वाज द एम्परर? अकबर. Which of the British officials defeated Portuguese at Soli? William Hawkins, Thomas Best, Thomas Roe, Joshua Child. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफिटेड पोर्तुगीज. पोर्तुगीज को डिफिट किया था किसने? थॉमस बेस्ट ने. ये ब्रिटिश का नाम भी बेस्ट है और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश था. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी. नेक्स्ट. In the first quarter of 17th century, in which of the following were the factories of the English East India Company located? Broch, Shikol, Trichinopoly. Where it was located? Broch में. A answer. Which one of the following was the immediate cause of first Carnatic War? I hope आपको Carnatic War पता होगा. एंग्लो फ्रेंच वॉर को ही Carnatic Wars भी कहते थे. तो अगर ये पता होगा तो आंसर भी आ जाएगा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था? एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इशूज ऑफ कार्नेटिक सक्सेशन, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश. ये ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ज़्यादा समझने लायक है कि फ्रेंच शिप को क्या किया था? ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, जिस वजह से ये कार्नेटिक वॉर हुई थी. Who among the following was the first European to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with a view to acquire territories? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप देखिए तो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जनरली हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं, उसका सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये सब ब्रिटिश में पढ़ते हैं, लेकिन वो भी एक कॉपी थी किसकी? उस चीज की शुरुआत किसने की थी? यहाँ देखिए कि कौन पहला यूरोपियन था टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू अक्वायर टेरिटरीज. हमने पढ़ा है वेलेस्ली का सब्सिडियरी अलायंस, रिंग फेंस थ्योरी. तो उनका साथ देके उनकी टेरिटरी को हड़प लो, क्योंकि अगर दो राजाओं में लड़ाई हो रही है तो किसी एक राजा का साथ देके उससे अपना खर्चा भी ले लो, और खर्चा ना दे पाए तो उसके बदले टेरिटरी ले लो. इसकी शुरुआत किसने की थी? द वेरी क्लेवर माइंडेड डुप्लेक्स ने. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who among the following is considered the founder of French company in India? फ्रेंच कंपनी इन इंडिया का फाउंडर कौन कहलाता है? रिचेल्यू, मेजरिन, कॉलबर्ट, फ्रैंको, मार्टिन. हु इज ही? कॉलबर्ट. ठीक है, नेक्स्ट. द डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its factory in Patna in which year? 1635, 1632, 1643, 1648. What will be the answer? 1632. 1632 में the French failed to establish power in Deccan because the Duplex was not a capable general. Duplex काफी capable था, not की बात ही नहीं है. The English had a strong army. This could be a reason. The French were not liked by the Indians. Like तो किसी यूरोपियन को नहीं किया जाता था, तो why French only? Pondicherry was not a strategic center. This is also wrong. Pondicherry could be a strategic center. तो जो मेन बात ये थी कि जो इंग्लिश आर्मी थी वो वेल ट्रेंड थी, डिसिप्लिन्ड थी, और ट्रेंड, डिसिप्लिन और डायरेक्शन
तीनों कमाल कर जाती। तो वही ब्रिटिशर्स के केस में भी हुआ कि they proved to be the supreme power. The following European powers entered into the Indian trade at one time or the other. ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमसे पूछ रहा है कि पहले कौन कौन आए, तो हम जानते हैं कि पहले आए पोर्तुगीज, पोर्तुगीज के बाद कौन आए, डच, तो डी लिखते हैं। डच के बाद कौन आए, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आए डेन्स, इसको डी ए कर देते हैं क्योंकि डच को भी हमने डी ही मार्क किया है, और उसके बाद आए फ्रेंच। ठीक, तो इस हिसाब से फ्रेंच के बारे में तो हाँ पूछा है, डेन्स के बारे में हमसे नहीं पूछा है, तो पी डी ई एफ, तो इस हिसाब से हो गया 4 2 1 और 3, तो 4 2 1 3 हमारे बी ऑप्शन में है, तो बी इज द आंसर। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल, चैपल भी बोलते हैं, चैपल भी बोलते हैं, 1748, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज एंडेड, ये सही है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी उसी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ एक्सले चैपल। द इंग्लिश गॉट मद्रास, ये भी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो आंसर क्या गया, बोथ 1 और 2। Which one of the following was the last governor of Bengal appointed by the Mughal emperor? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलवर्दी खान और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्वेश्चन क्या है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर, कि मुगल एम्परर ने कौन सा खुद से अपने ही शासनकाल में किसने लास्ट गवर्नर अपॉइंट किया था, तो मुर्शीद कुली खान वॉज द लास्ट प्रोमोटेड गवर्नर। किसने किया था, फारूक शियार ने, फारूक शियार ने इसको प्रमोट कर दिया था गवर्नर के लिए, मुर्शीद कुली खान। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड अ हेवन बोर्न जनरल, इतना शानदार था, इतना वेल प्लान्ड और वेल स्ट्रेटेजिक था कि इसको कहा ही गया क्या, हेवन बोर्न जनरल। एल्बिकोकी, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स और क्लॉड कॉर्नवालिस। हु वाज ही, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following shifted his capital from Murshidabad to Munger? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। किसने शिफ्ट किया था, मीर कासिम ने। अब आ गया द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश बोला गया है। द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वंडीवॉश, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ही अंग्रेजों का बोलबाला शुरू हो गया था, लेकिन असल मायने में जिन्होंने सुप्रीमेसी अपनी रख दी थी वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो गया था और उनके पास दीवानी राइट्स आ गए थे, तो वो उन्होंने खुद को वेल स्टैब्लिश कर दिया था, इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर को। Out of the following, the most decisive battle fought by the English East India Company was again Battle of Buxar. ठीक है, Which treaty was signed after the Battle of Buxar? The Treaty of Allahabad. क्या था इस Treaty of Allahabad साइन कब हुआ था ये? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर का डेट अगर आपसे पूछे तो कब हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? 1664 में, और ट्रीटी साइन हुई थी 65 में, 1665 में। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में किसके अगेंस्ट लड़ा, फोर्सेस कौन थे जो एक दूसरे के अपोजिट थे? अगर देखें तो नवाब ऑफ अवध थे, नवाब ऑफ अवध। ठीक है, और शाह आलम टू वॉज देयर, शाह आलम टू और मीर जफर। ठीक, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव के अगेंस्ट लड़े थे। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस 1760, फ्रेंच डिफीटेड ब्रिटिश, ब्रिटिश डिफीटेड ब्रिटिश, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच और डच डिफीटेड ब्रिटिश। व्हाट वुड बी द आंसर?
ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच. Which one of the following pairs is correctly matched? Battle of Buxar, Mir Zafar versus Clive, Battle of Wandiwash, French versus East India. करेक्टली मैच्ड हमसे पूछ रहा है, करेक्टली मैच्ड. तो बैटल ऑफ बक्सर, मीर जफर वर्सेस क्लाइव, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ चिलियनवाला, डलहौजी वर्सेस मराठास, एंड बैटल ऑफ खुर्दा, निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी. क्या रहेगा इसका आंसर? बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी. जस्ट अ मिनट, मैंने आपको यहाँ वही मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ मीर जफर होगा तो आंसर बदल जाएगा. सो ही वॉज मीर कासिम. ठीक है. बैटल ऑफ, हाँ 25th क्वेश्चन हमने कर लिया. 26 हमारा, एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप द अदालत ए आला. रंजीत सिंह ने अदालत ए आला कहाँ लगाया था? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान. कहाँ सेटअप किया था? लाहौर में. रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम शाह सूजा, जमन शाह, दोस्त मोहम्मद, शेर अली. कल भी हम ढूंढ रहे थे कि जो कोहिनूर डायमंड था वो मुगल एम्परर के पास कैसे पहुंचा था. तो गोलकोंडा माइंस में निकला था ये कोहिनूर. वहां से एक मर्च, वहां के ही एक एम्प्लॉय ने जाके मुगलों को दे दिया और ये तब से घूम ही रहा था. तो शाह सूजा ने दिया था कोहिनूर रंजीत सिंह को. Regarding Punjab merger, which of the following statement is false? On 29th March 1849, the Governor General announced that the state of Punjab had come to an end. All the territories of Maharaja Dulip Singh became part of Indian British. Dulip Singh was given an annual pension of 2.5 लाख. 2.5 लाख पेंशन इनको नहीं दिया था, पेंशन थोड़ा ज्यादा मिलता था. तो ये पेंशन की अमाउंट गलत है. और गवर्नर अनाउंस द स्टेट ऑफ पंजाब हैड कम टू एन एंड, ये भी रॉन्ग है. ऐसा कुछ डिक्लेरेशन इस डेट पे नहीं हुआ था. तो आंसर क्या जाएगा? ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दुलीप सिंह बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश एम्पायर. इसलिए इनको लेके चले गए थे, फिर ब्रिटेन लेके चले, इंग्लैंड में जाके इनको फिर कुछ पेंशन दिया. ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्तो नोवो. ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्तो नोवो. ऑप्शंस क्या है हमारे? कैप्टन पोफम, सर आयरकूट, हेक्टर मुनरो और जनरल गोनार्ड. क्या आंसर होगा? सर आयरकूट. कुछ नाम है जैसे भूले नहीं जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, आयरकूट, डुप्लेक्स, ये सब शानदार ऑफिशियल्स थे जिनने सिर्फ हराया ही है. तो हैदर अली को किसने हराया था? सर आयरकूट ने. अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सलबई और ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? 1765 में. जब 1764 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. तो ये हो गया 1765 अपना. अब आ रहा है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सलबई और मद्रास. ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप रिकॉलिंग करेंगे तो आपके मेमोरी से ये निकल के आना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब साइन हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में. ठीक, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब साइन हुआ था? सेकेंड एंग्लो मैसूर में. कब हुआ था? सेकेंड एंग्लो मैसूर में. और सलबई की ट्रीटी साइन हुई थी मराठा वॉर में. ओके. तो अब हम देखते हैं डेट्स कि कब कब कौन साइन हुआ. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन हुई थी. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 82 में साइन हुआ था, 82 में. और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ होगा 69 में. और सलबई 84 में साइन किया होगा, 1784 में. तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या जाएगा? ए का 4, ए का 4, बी का 2 और सी का 1
सी का 1 ट्रीटी ऑफ सलबई, और डी का ट्रीटी ऑफ मद्रास। एक मिनट, इसको फिर से करते हैं, सब घिचपिच हो गया है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइन इन 1765। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में साइन हुआ था, क्योंकि ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर था। ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था 1769 में। तो फिर क्यों नहीं आया आंसर? हम सही तो ही चल रहे थे। डी का 3 और ए का 4। ठीक है, दीज आर द आंसर्स। तो जैसे देखा आपने कि डेट में कंफ्यूजन हो गया, तो आपके भी हो सकता है, तो बार बार याद करें। और 2-3 डेट्स बिल्कुल कंफर्म याद होने चाहिए। जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मुझे याद था कि 1765 में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ मद्रास की डेट मुझे याद थी कि 1769 में हुआ था। अगर इन दोनों में कंफ्यूजन हो भी गया तो आंसर मैच द फॉलोइंग से आ जाना चाहिए था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेकंड, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या आंसर होगा इसका? 2 ओनली। रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल नहीं था बंगाल का। At the time of the establishment of Asiatic Society in Calcutta, who was the Governor General of Bengal? एशियाटिक सोसाइटी जब बनी थी तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड बेंटिक। हु वाज द गवर्नर जनरल एशियाटिक सोसाइटी के बनने के टाइम में? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में बना था एशियाटिक सोसाइटी। The dual system of governance in Bengal was enforced by Warren Hastings, William Bentinck, Robert Clive, Lord Curzon. Dual form of governance बंगाल में किसने enforce किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, कर्जन। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। Who among the following was prosecuted for impeachment by the British Parliament? सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हस्टिंग्स, और लॉर्ड बेंटिक। किसको किया था प्रोसिक्यूट फॉर इम्पीचमेंट? वॉरेन हेस्टिंग्स को किया था, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं था। फिर ऐसा ज्यूरी ने कहा कि इसने जो किया ईस्ट इंडिया कंपनी के भले के लिए किया है, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स इज द आंसर। Who among the following governor generals created the Covenanted Civil Service of India, which later came to be known as Indian Civil Service? Warren Hastings, Wellesley, Cornwallis, William Bentinck. Indian फादर ऑफ सिविल सर्विसेज जिनको कहते हैं, शायद कॉर्नवालिस को ही कहते हैं, और कॉर्नवालिस ही सिविल सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनका सिविल सर्विसेज का के लिए कॉर्नवालिस का ही नाम आता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। The enforcement of the public service was done in tenure of Bentinck, tenure of Cornwallis, tenure of Curzon, tenure of Dalhousie. कॉर्नवालिस ही होगा पब्लिक सर्विस इज सिविल सर्विस, तो कॉर्नवालिस ही आंसर होगा टेनियर। बिटवीन होम वाज द ट्रीटी ऑफ बसे साइंड इन 1802। अब यही बसे कहलाता है वसई। ठीक है, 1802 में किसके किसके बीच साइन हुआ था? इंग्लिश और बाजीराव टू के बीच साइन हुआ था। और इसी के बाद जो पुणे है, ट्रीटी ऑफ वसे में ही पुणे का कैप्चर मिल गया था अंग्रेजों को। बाजीराव टू को विद प्रोटेक्शन अंग्रेजों ने रखा था, कुछ 6000 सोल्जर्स लगा के दिए थे आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ बसे। ट्रीटी ऑफ वसई भी उसको कहते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर took place during the reign of Lord Cornwallis, Lord Hastings, Lord Wellesley और वॉरेन हेस्टिंग्स। किसके टाइम हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। अब ये जानना जरूरी है आपका कि एंग्लो नेपाल वॉर का ड्यूरेशन क्या था? 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। और इसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ठीक है, और हु वाज द गवर्नर जनरल दैट टाइम? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो एंग्लो नेपाल वॉर से जनरली ये 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ईयर पूछ लेता है, ट्रीटी ऑफ सुगौली पूछ लेगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स पूछ लेगा। तो ध्यान रहे कि 1814 से 16 के बीच में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो इस ड्यूरेशन में जो भी हुआ होगा
उसको शेयर किसने किया होगा? जैसे अपना थर्ड एंग्लो मराठा भी इसी के आसपास हुआ था, तो उस टाइम में लॉर्ड हेस्टिंग्स ही गवर्नर जनरल थे। द ट्रीटी ऑफ सुगोली टुक प्लेस इन 1800, 1803, 1805, 1815। अभी हमने देखा 14 से 16 के बीच में, तो 1815 में हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, देखिए हिस्ट्री में डेट्स बहुत ज़्यादा है, तो सारे डेट्स याद रहें ये पॉसिबल नहीं है। कंफ्यूजन हमेशा बना ही रहता है। अगर आप 2-3 महीने हिस्ट्री को रिवाइज ना करें पढ़ के, तो आप सारे डेट्स भूल जाएंगे, लेकिन कुछ डेट्स होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, और अप्रॉक्स ईयर याद होना चाहिए कि किस फेज में हुआ था। 1815 टू 1819 के बीच में कुछ 2-3 साल का एक स्पैन याद होना चाहिए कि इसी के आसपास हुआ था, तो आंसर टिक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। गलत होने को अगर बहुत नियर बाई ऑप्शन आ गया तो वहाँ तो रॉन्ग हो ही जाएगा, लेकिन क्योंकि और भी चीज़ें पढ़नी है, सिर्फ हिस्ट्री के डेट्स ही याद नहीं करने हैं, तो आसपास का डेट याद रखना चाहिए थोड़ा कनेक्शन बना के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एंग्लो नेपाल वॉर। तो अभी तो हमने देखा कि बी तो सही ही है, अभी ही पढ़ा कि एंग्लो नेपाल वॉर लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम हुआ था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। थर्ड एंग्लो मराठा, मराठा के टाइम नहीं हुआ था, अभी अभी हमने देखा एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, वो कुछ यही 1816-17 के आसपास हुआ था। कॉर्नवालिस जो थे, ये मुझे लगता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम में थे, ना कि मराठा वॉर के टाइम में थे। तो नॉट करेक्टली मैच्ड की बात अगर कर रहे हैं तो यही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंग्लो मैसूर के टाइम में थे, एंग्लो मराठा के टाइम पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल वाज एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर? आ गया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के साथ कौन सा गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, कुछ ये फर्स्ट एंग्लो मराठा, जितने भी एंग्लो मराठा हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनके डेट्स जरूर याद रखेंगे। बहुत चीजें आसपास मिल जाती हैं, अगर आपको एंग्लो अफगान याद रहे तो और बढ़िया। एंग्लो वाले डेट्स के लिए ही फेमस है, उससे घुमा फिरा के डेट्स और गवर्नर गवर्नर जनरल के ही क्वेश्चंस बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विद द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक? विलियम बेंटिक 1830 के आसपास हैं विलियम बेंटिक। अबॉलिशन ऑफ सती, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ ठग। तो अबॉलिशन ऑफ सती तो हम जानते हैं विलियम बेंटिक के टाइम में ही हुआ था। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी हुआ था। रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ ठग्स, ये भी इन्हीं के टाइम हुआ था। कैप्टन स्लीमन का नाम आपने पढ़ा होगा। 1, 2 और 4, ठगी के सप्रेशन के नाम में कैप्टन स्लीमन का नाम आता है। सती सिस्टम वाज अबॉलिश्ड बाय लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, रिपन। बेंटिक ने किया था। बेंटिक इज वेरी फेमस फॉर सती अबॉलिशमेंट, सती प्रथा को हटाने के लिए विलियम बेंटिक का बहुत ही उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कंसिडर द एनेक्सेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सतारा, झांसी, बागत, उदयपुर। अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें तो सबसे पहले जितने भी ये किंगडम्स थे, तो सबसे पहला नाम आता है सतारा का। ठीक है, सतारा। और सबसे आखिर में जो था वो था झांसी। तो सतारा और झांसी, सतारा होगा 1 पे और झांसी 2 पे, ऐसे 2 ऑप्शन हैं। देखिए 1 और 2 पता होने के बावजूद भी हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शंस ऐसे दे दिए हैं। अब देखते हैं बागत और उदयपुर में पहले कौन था, बागत और उदयपुर में। बागत पहले हुआ था, फिर आया था उदयपुर और फिर झांसी। तो सी आंसर होगा। झांसी, संबलपुर, सतारा, इनका भी आपसे क्रोनोलॉजी ही पूछ रहा है। तो अभी हमने देखा कि सतारा सबसे पहले था, झांसी उसके बाद में बीच में संबलपुर, तो सतारा, संबलपुर और झांसी। 3, 2, 1। ठीक है, सतारा 1848 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट विक्टिम लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ डॉक्टर राइन?
तो झांसी, सतारा, करौली, संबलपुर, सबसे पहले कौन सा विक्टिम हुआ था लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का? सतारा, कुछ 1848 में ये हुआ था। और सबसे आखिर में हुआ था झांसी, याद रखेंगे, ठीक है। द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कंक्वेस्ट ऑफ सिंध की बात कर रहे हैं, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एमरिस्ट, किसका हुआ था? लॉर्ड एलनबरो। नेपियर का भी नाम हम पढ़ते हैं जब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध का नाम पढ़ते हैं, तो नेपियर का नाम भी पढ़ते हैं, चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर। ये मैं नाम इसलिए लिख रही हूं कि जैसा मैंने कहा हिस्ट्री में इनफाइनाइट फैक्ट्स हैं, तो अगर बात आई है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की और लॉर्ड एलनबरो को हम पढ़ ही रहे हैं, तो एलनबरो के साथ हम चार्ल्स नेपियर को भी पढ़ लेंगे कि सिंध की बात जहां आएगी और अगर नेपियर ऑप्शन में है तो एक बार को आंसर बनने के चांस है। Which one of the following is correctly matched? Cornwallis permanent settlement, Wellesley masterly inactivity, Dalhousie subsidiary alliance, Canning foundation of Indian National Congress। तो ये ऊपर के तीनों ही सही हैं कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट के लिए। एक मिनट, एक मिनट। और विच ऑफ द करेक्टली मैच्ड? लॉर्ड कैनिंग गलत है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके टाइम में हुआ था? डफरिन था, तो डफरिन के टाइम में हुआ था, तो ये तो गलत है ही, ठीक है। डलहौजी का सब्सिडियरी अलायंस नहीं था, क्या था? अभी हमने पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, तो ये भी गलत हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड वेलेस्ली का मास्टरली इनएक्टिविटी और कॉर्नवालिस वाज नोन फॉर परमानेंट सेटलमेंट। एक मिनट। कैनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुझको लगता है ऐसा कि इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, इसको देखते हैं बाद में, क्योंकि कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट के लिए सही है, इसको देखते हैं, फिर 48 को रखते हैं, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। ओके 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 ओके। 49th, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये गलत है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था। अभी हमने पढ़ा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स किसके किसके टाइम में था? एंग्लो नेपाल और एंग्लो मराठा, थर्ड, थर्ड था, सेकंड नहीं था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक 17th रेगुलेशन 1829, रेगुलेशन ऑफ 1829, ठीक, ये यहाँ होना चाहिए था 1829। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? कौन करेक्टली मैच नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। फोर्टी एट का आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा परमानेंट सेटलमेंट के लिए। वेलेस्ली वाज नॉट नोन फॉर मास्टरली इन एक्टिविटी, ठीक है। 50, which one of the following pairs is not correctly matched? लॉर्ड डलहौजी annexation of अवध, नॉट करेक्टली मतलब हमें गलत ढूंढना है, तीन सही होंगे एक गलत। तो लॉर्ड डलहौजी annexation of अवध, लॉर्ड डफरिन establishment of Indian National Congress, लॉर्ड विलियम बेंटिक passing of the Charter Act 1833 और लॉर्ड लिटन बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, लिटन के टाइम में सेकेंड एंग्लो अफगान हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान नहीं हुआ था, सेकेंड एंग्लो अफगान लिटन के टाइम में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमें नॉट करेक्टली पूछा है, तो ये करेक्ट है। लॉर्ड डफरिन के टाइम में आईएनसी हुआ था, ये भी करेक्ट है। विलियम बेंटिक के टाइम में 1833, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 1833, 1833 पास हुआ था। और लिटन के टाइम में सेकेंड फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर किसके टाइम में हुआ था? ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट एंग्लो अफगान हुआ था
किसके टाइम पे? ऑकलैंड के टाइम पे। और सेकंड कब हुआ था? लिटन के टाइम पे। सेकंड हुआ था लिटन के टाइम पे। डू रिमेम्बर who was the first who was the person to conduct census in India for the first time? रिपन, लिटन, डफरिन, लॉर्ड मेयो। इंडिया में सबसे पहले सेंसस किसने सेंसस करवाया था? लॉर्ड मेयो ने करवाया था, है ना। बहुत ही, मुझे लगता है जितने दो चार अच्छे वाइसरॉय थे, जिसमें रिपन था, मेयो, कॉर्नवालिस, ये सब अच्छे, मतलब इंडिया के लिए पॉजिटिव थे, बढ़िया प्रोग्रेस किया, उसमें एक लॉर्ड मेयो थे। और इन्हीं को, ही वॉज द ओनली वाइसरॉय जिनको मार दिया गया। ठीक है, ही वॉज किल्ड इन अंडमान निकोबार। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड अ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स द अफगानिस्तान, मिंटो, डफरिन, एल्गिन, लिट्टन। क्या होगा इसका आंसर? लिट्टन, है ना। पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। अभी हमने पढ़ा कि जो सेकंड एंग्लो अफगान था वो किसके टाइम पे हुआ था? लिट्टन के टाइम में। इसने क्या किया? मास्टरली इनएक्टिविटी को रिप्लेस करके ये फॉरवर्ड पॉलिसी ले आया था। ठीक, लिटन ने सारे खराब काम इसने ही किए थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया वाज स्ट्रेंथेंड इन 1882 बाय जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड रिपन, कर्जन, लिटन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके नाम जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन के टाइम पे। अगर कुछ भी अच्छा आए, ऑप्शन रिपन और लिटन हो, तो आंसर रिपन ही होगा। कुछ नेगेटिव होगा तो आंसर लिटन होगा। द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी was related to the imposition of certain restrictions to carry by the Indians, imposition of restrictions on newspapers and magazines published India, ये vernacular press act था, removal of disqualifications imposed on the Indian magistrates about the trial of Europeans, removal of duty on imported cotton India। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इसलिए लाया गया था कि पहले इंडियन मजिस्ट्रेट्स ब्रिटिश क्राइम को नहीं सुन सकते थे। ठीक, ब्रिटिश को ब्रिटिश जजेस ही सुनेंगे। इल्बर्ट बिल इसलिए आया था। इल्बर्ट बिल में क्या कहा कि नहीं भाई, जो इंडियन मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी ब्रिटिश को सुन सकते हैं। तो इसके लिए इल्बर्ट साहब को बहुत सुनाया भी गया, ऊपर से इस बिल को हटा भी दिया गया। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी उनको वापस लेना पड़ गया था। रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स अबाउट द ट्रायल्स ऑफ यूरोपियन। आया कब था ये? 1883 में। 1883 इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी रहा था ये। हु कंपेयर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डेथ ऑफ औरंगजेब? वीजी तिलक, जी के गोखले, दादा भाई नारोजी, एनी बेसेंट। किसने कंपेयर किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि जो कर्जन का एडमिनिस्ट्रेशन था वो औरंगजेब के ही जैसा था। औरंगजेब और कर्जन एक ही जैसे थे। क्या हुआ था कर्जन के टाइम में, आप बताएंगे, और उसका टाइमलाइन क्या था? हु established imperial cadet corps? लॉर्ड मिंटू, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। किसने किया था बताएं? लॉर्ड कर्जन। 1905 की बात है, बंगाल पार्टीशन का टाइम था। लॉर्ड कर्जन। कंसिडर द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, इरविन। क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले कौन होगा? इरविन को होना चाहिए। नहीं, इरविन से भी पहले कौन होगा? कर्जन। हार्डिंग, चेम्सफोर्ड और इरविन। ठीक है, 57 का क्या आंसर होगा? ए, 1 2 3 4 इरविन है। चेम्सफोर्ड के बाद आता है इरविन। चेम्सफोर्ड के टाइम में कौन सा एक्ट हुआ था सबसे बुरा? जालियांवाला बाग एक्ट। याद रखेंगे, जालियांवाला बाग एक्ट। लॉर्ड कर्जन को अभी हमने देखा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के लिए। लॉर्ड हार्डिंग उसके बाद है, ये इनका टाइम कौन था? 1920 वाला टाइम। और लॉर्ड इरविन उसके बाद। Which one of the following pairs is not correctly matched? Pitt's India Act, Warren Hastings, Dr. Ian of Labs, Dalhousie।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, इल्बर्ट बिल, रिपन। तो पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से गलत कौन सा है? गलत कौन सा होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके टाइम आया था? लिटन के टाइम में। लिटन, कर्जन के टाइम में नहीं आया था। ठीक है। द टर्म imperial preference was applied to the special privilege on British imports in India. Racial discrimination by the Britishers, subordination of Indian interest to that of British, preference was given to British political agents over Indian princes. इसका क्या आंसर रहेगा? स्पेशल प्रिविलेज, इंपेरियल प्रेफरेंस है ना, तो इंपेरियल प्रेफरेंस क्या था? स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। 59 का ए, there was no independent development of industries in India during British rule because of the absence of heavy industries, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preference of rich to invest in land. क्या इसका आंसर रहेगा? नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट। क्यों था? क्योंकि प्रेफरेंस दिया हुआ था सिर्फ रिच को। यह हमेशा से होता आया है कि ओनली द रिच वर प्रिफर्ड टू इन्वेस्ट इन लैंड। ओके। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। किस ईयर में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया था? 1793 एडी में। सर थॉमस मुनरो is associated with land revenue settlement, permanent, महलवारी, रेवतवारी, none of these। किससे? रेवतवारी settlement। With reference to Reotwari settlement, consider the following statements. The rent was paid directly by the peasants to the government. The government gave pattas to the Reots and the lands were surveyed and assessed before being taxed. 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। What is the total percentage of central revenue spent on military force in British India? British India में military पे कितना परसेंटेज का होता था? 40%। सोचिए कितना मैसिव अमाउंट ऑफ द बजट है। अभी हमारे बजट का 8% डिफेंस पे खर्च होता है, तो लगता है कितना ज्यादा होता है, और ये 40% खर्च होता था। Which of the following propounded the drain theory? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक या मालवीय? किसने किया था? दादा भाई नारोजी का ड्रेन थ्योरी था। Who authored the book Poverty and the Un-British Rule in India? किसने ऑथर किया था? दादा भाई नारोजी ने। The first event relating to the War of Independence of 1857 was Kanpur's revolt and taking over the leadership by Nana Sahib, Begum Hazrat Mahal's leadership of Awadh, marching of sepoys to Red Fort, Delhi's Red Fort, or revolt of Rani of Jhansi। कौन सा पहला था? मार्चिंग ऑफ सेपॉइज टू दिल्लीज रेड फोर्ट की तरफ बढ़ चले थे सारे। Which of the following was not a reason for making the sepoys of the East India Company rebellious? कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाहीज थे उनको रिबेलियस बनाने के लिए इनमें से कौन रीजन नहीं था? Which was not a reason, ये ध्यान रहे, which was not a reason. The efforts of the officers of the company to spread Christianity, the order to the sepoys to travel on ships, the stoppage of bhatta, the inefficiency of the officers। क्या रीजन हो सकता है इसका? कौन सा रीजन नहीं था? ये तीनों रीजन थे, ए बी सी डी। द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स कभी रीजन नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहीज के रिबेल होने का। विद रेफरेंस 69 with reference to the revolt of 1857, who of the following betrayed by friend, captured and put to death by British? नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या तोपे। किसको बिट्रे किया था? तात्या तोपे को। द रिवोल्ट ऑफ 1857, आप तात्या तोप का जो असल नाम है, रियल नेम ऑफ तात्या तोपे को आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि क्या उनका रियल नेम था। The revolt of 1857 was witnessed by the poet मीर तकी मीर, ज़ौक, गालिब और इकबाल। किसके लिए था? किसने विटनेस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को? गालिब ने। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कहां से कौन लड़े थे अब आपसे पूछा जा रहा है। तो झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई, तो ए का हो गया 4, दो ऑप्शंस में आ गया है ए का 4। अगर बी हमें आता है तो काम चल जाएगा कि लखनऊ से लड़ी थी बेगम हजरत महल,
कानपुर से लड़े थे मौलवी अहमद शाह, और फैजाबाद से लड़े थे अज़मुल्ला खान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग place of revolt of 1857 start of rebellion is not correctly matched? स्टार्ट ऑफ रिबेलियन पूछ रहा है। लखनऊ 4 जून, झांसी 11 मई, मेरठ 10 मई, बराकपुर 29 मार्च। कह रहा है कौन सही, किसका सही मिलान नहीं किया गया है? झांसी का। झांसी में कब हुआ था ये? विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो लखनऊ में 4 जून, झांसी को 11 मई नहीं हुआ था, शायद 4 मई को हुआ था झांसी में। तो झांसी का आंसर डेट मैच नहीं है। एक बार आप टैली कर लीजिएगा इस डेट को कि क्या डेट थी। द अपराइजिंग ऑफ 1857 was described as the first Indian War of Independence। किसका था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए कौन फेमस है? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर पे भी मूवी भी आई है, जरूर देखिएगा, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट 1857? पब्लिक सर्विस कमीशन, पील कमीशन, हंटर कमीशन, सिवन कमीशन। क्या कह रहा है? आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन। आर्मी को रीऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड कौन सा कमीशन है? पील कमीशन। इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन्ड? सन्यासी, कूका, संथाल और नील। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किसका जिक्र है? सन्यासी रिवोल्ट का। अब हम रिवोल्ट्स में आ गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज आनंद मठ? भील अपराइजिंग, रंगपुरन, दिनाजपुर अपराइजिंग, बिष्णुपुर एंड वीरभूम रिबेलियन और सन्यासी रिबेलियन। सन्यासी को किया था, आनंद मठ में सन्यासी का ही जिक्र है। द पागलपंथी रिबेलियन वॉज इंडीड रिबेलियन ऑफ भील्स, गारोज, गॉन्ड्स और कोलियाज। किसका था? गारोज का। नेक्स्ट, द हु फाउंडेड द पागलपंथी? बुलह शाह, करम शाह, यदुवेंद्र और स्वामी सहजानंद। किसने किया था? कर्म शाह ने, करम शाह। पागलपंथी, पागलपंथ। हु वर द फेराजीज? फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीतुल्लाह, फॉलोअर्स ऑफ दादू, फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज, फॉलोअर्स ऑफ द मुस्लिम लीग। फेराजीज कौन थे? जो फॉलो करते थे किसको? हाजी शरीतुल्लाह को, और इन्हीं के बेटे थे ये दादू, फॉलोअर्स ऑफ दादू मियाँ। दादू मियाँ। हु फाउंडेड रामोसी कृषक जथा इन महाराष्ट्र? जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के और ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के। अभी ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले पे आने के क्वेश्चन के चांसेस हैं। सावित्री बाई फूले पे एक मूवी भी आई थी, तो देख लीजिएगा। जो फीमेल एजुकेशन को, वुमेन एजुकेशन को जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, उनके लिए बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, सावित्री बाई फूले का। उन पे इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कोल म्यूटनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत took place in which of the following regions? कच्छ, सिंहभूम, वेस्टर्न घाट, सतारा। कहाँ था? सिंहभूम में। Which of the following pairs is not correctly matched? संथाल, कौल, खासी और अहम। तो संथाल देखिए 1855 में ही हुआ था। इसको कैसे याद रखते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से 2 साल पहले हुआ था, 1855 में। कोल 1831 में हुआ था, कोल म्यूटनी अभी हमने पढ़ा, बुद्धो भगत ने किया था। कहाँ किया था? सिंहभूम में। खासी 1829 में हुआ था, और अहोम 1815 में नहीं हुआ था, ये 1828 में हुआ था। अहोम असम में हुआ होगा, नाम से ही लग रहा है ना, अहम, अहोम। उलुगुलन रिवोल्ट वॉज रिलेटेड टू? संथाल, कच्छानाग, कोल, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान है। अभी इनके नाम पे, इनके बर्थडे पे जनजातीय दिवस भी मनाते हैं। उलुगुलन रिवोल्ट भी इन्हीं से रिलेटेड है। अगर धरती आबा पूछ ले आपसे, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो अगर हमने बिरसा मुंडा को पढ़ा है, तो बिरसा मुंडा 1899, ये इनका वो मुंडा रिवोल्ट का टाइम भी था 1899 के आसपास। विद रेफरेंस टू उलगुलन और द ग्रेट टिमुल्ट,
Description of the following क्या, the revolt of 1857, the Mapila rebellion of 1921, the Indigo revolt of 1859-60, Birsa Munda's revolt of 1899 और 1900. तो उलुगुलन, the great tumult और धरती आबा, बिरसा मुंडा को कैप्चर कब किया गया था, बिरसा मुंडा उस टाइम सो रहे थे, वो डेट याद रखना है आपको, 3 मार्च का डेट था. विच ट्राइबल लीडर नोन एज धरती आबा, आ गया फिर से, धरती आबा कौन थे, फादर ऑफ द वर्ल्ड बिरसा मुंडा. और आगे आगे हमारा क्वेश्चन तिभागा मूवमेंट का, मोपला रिबेलियन का, पाबना पीजेंट, बंगाल इंडिगो रिवोल्ट. अब देखते हैं कि अगर हमें पता हो कि मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 को, तो उससे आंसर आएगा क्या, मोपला रिबेलियन 1921 को. ठीक है, तिभागा हुआ था 1946-47 को. ओके, और पाबना पीजेंट हुआ था 59-60 में. तो जैसे हम याद रखेंगे 1855 में कौन सा मूवमेंट हुआ था, संथाल. संथाल कब हुआ था, 1855 में. वैसे ही ध्यान रखेंगे कि जो पीजेंट पाबना पीजेंट रिवोल्ट है वो कब हुआ था, 1857 के बाद. ठीक है, और बंगाल इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, 1879-80 में. देखते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का, सॉरी पीजेंट रिवोल्ट हुआ था 1879 में. आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, बंगाल हुआ था 1859 में और पाबना पीजेंट हुआ था 1879-80 में. तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, 4321. अब आते हैं एक और मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा कब हुआ था. तो एहोम कब हुआ था, 1828 में. ठीक है, मोपला कब हुआ था, 1921 में. संथाल कब हुआ था, हमने अभी याद किया कि 1857 से पहले हुआ था, तो संथाल हुआ था 1855 में. और कोल कब हुआ था, 1831-32 में. तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, ए का 2, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और मोपला डी का 3. तो ए इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है. मोपला रिवोल्ट केरला, मोपला रिवोल्ट केरला, कोका रिवोल्ट पंजाब. नाम से लग रहा है कुक्का कुक्का कुक्का, गाना भी है कोका कोका पंजाब. मोपला केरला में, कोली गुजरात में. ये जो चुआर रिवोल्ट है, चुआर रिवोल्ट, ये हुआ था वेस्ट बंगाल में. चुआर रिवोल्ट कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में. बांकुरा मिदनापुर एक जगह है, वहीं पे हुआ था. नाम रखेंगे याद, मिदनापुर. ठीक है, तो चुआर रिवोल्ट कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में. द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मुलर और जेम्स प्रिंसप. किसने फाइंड किया था एशियाटिक सोसाइटी, सर विलियम जोन्स ने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. In 1902, Lord Curzon appointed the University Commission including 2 Indian members. कौन से 2 इंडियन मेंबर्स थे जो लॉर्ड कर्जन ने अपनी 1902 यूनिवर्सिटी कमीशन में इंक्लूड किए थे, वो कौन 2 हो सकते हैं, सर हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बैनर्जी, है ना, लॉर्ड कर्जन. ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे. द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाज लेड बाय द चार्टर एक्ट, मकाउलेज मिनट, हंटर कमीशन और वुड्स डिस्पैच. सबका ईयर लिखा हुआ है क्वेश्चन के ऑप्शन में ही, तो ईयर को पढ़ लेंगे. 1813 मकाउले आया था 1835 में, हंटर कमीशन 1882 में और वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में. लेकिन मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है मकाउलेज मिनट 1835 पे. In whose reign was English education introduced in India? Lord William Cavendish Bentinck, Lord Hardinge, Lord Minto, Lord Dalhousie.
किसमें मेंशन्ड है? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। एक मिनट, विलियम बेंटिक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मायो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था पहले? हिंदू कॉलेज हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किसके मदद से हुआ था? अलेक्जेंडर डफरिन का नाम आपने सुना होगा। हेयर एंड डफ, 1817 में। हेयर एंड डफरिन, डफरिन, ठीक है। हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट। फेमस कॉलेज 1800, वही क्वेश्चन 1817 में। फेमस हिंदू कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डेविड हेयर इन 1878 बाय एट कैलकाटा। With reference to educational institutions during colonial rule in India, consider the following: Sanskrit College at Banaras, Calcutta मदरसा और फोर्ट विलियम्स कॉलेज। फाउंडर कौन कौन थे? विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट? अगर संस्कृत कॉलेज एट बनारस की हम बात करें तो विलियम जोन्स ने किया था। कलकत्ता मदरसा तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। शुरू में ही अगर हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स को तो उसी वक्त कर दिया था कलकत्ता मदरसा। दिस इज द राइट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट वॉज एनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, सही है। इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट, ये भी सही है। और इस एक्ट को रिपील किसने किया था? रिपन ने। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 2 3। Who was the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन गए थे पहले एज अ जर्नलिस्ट जेल? बाल गंगाधर तिलक। पर्सियन वीकली मिरातुल अकबर अकबर was published by लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमानी। किसने किया था मिरातुल अकबर पब्लिश? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ही पब्लिश भी करते थे। कौन सा? संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। रिमेंबर दिस नेम आल्सो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस was the first issue of journal गदर published? गदर जो जर्नल था, जर्नल गदर, ये पब्लिश हुआ था किस लैंग्वेज में? उर्दू में। द फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन के पहले एडिटर कौन थे? एम के गांधी, एल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, मनसुख नजर। तो पहले एडिटर इंडियन ओपिनियन के कौन थे? मनसुख लाल नजर, ठीक है। तो दीज वर द 100 क्वेश्चंस। आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इट विल मोटिवेट अस। कीप योरसेल्फ हेल्दी, कीप रीडिंग अ लॉट। अब बहुत तेज, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।